नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। मैं रामानंद आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज इस क्लास में हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर अथवा क्षीण मौलिक बल होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? एक कमजोर अथवा क्या होता है, क्षीण मौलिक बल होता है जो ब्रह्मांड में प्रत्येक कण या पिंड के बीच उनके द्रव्यमान के कारण लगता है। जैसे गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार का क्षीण बल होता है जो ब्रह्मांड में उसके कण की क्या होता है, द्रव्यमान के कारण लगता है। आगे हम लोग देखेंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु का द्रव्यमान, यहाँ पे क्या रहेगा, यम रहेगा, यम1 और यम2 हो और एक दूसरे से r दूरी पर हो, तो उनके बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की कोई वस्तु है, जैसे m1 और m2, और दूरी r हो, तो उनके बीच लगने वाला जो बल होता है द्रव्यमान के समानुपाती तथा द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि क्या होता है कि जैसे m1 और m2, यम1 और यम2, मान लीजिए कोई दो समान द्रव्यमान का क्या है कि पिंड है, उनके बीच क्या होता है कि यफ क्या होता है, बल लगता है। तो ये क्या करता है कि दोनों जो पिंड है उनके द्रव्यमान के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। दोनों पिंडों के गुणनफल की क्या होता है, समानुपाती होता है। और क्या होता है, आगे इसमें दे रहा है कि और उनके बीच की दूरी के, जैसे ये दो पिंड है यम1 और यम2, इसके बीच की जो दूरी है इसके क्या होता है कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे इसके बीच की दूरी रहती है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि यफ व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, यफ व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, यम1 यम2 अपान क्या होता है, आर स्क्वायर। यम1 यम2 इसको क्या होता है कि यफ व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, यम1 यम2 अपान क्या होता है, आर स्क्वायर। यफ यहाँ पे क्या हो जाता है कि यफ क्या होता है, बल। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है कि अगर दो अलग अलग द्रव्यमान की कोई भी वस्तु है, उनके बीच की दूरी r है और उसके उनका द्रव्यमान का यम1 यम2 है, तो क्या होता है, बल क्या होता है, यफ समानुपाती यम1 यम2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, यफ समानुपाती यम1 यम2 अपान क्या है, आर स्क्वायर। अब इससे हटाने के लिए भी, ये समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम लोग जी का प्रयोग करते हैं। जी क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी होता है, जिस जो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यानी यफ बराबर क्या हो जाता है, यफ बराबर हो जाता है जी यम1 यम2 अपान क्या हो जाता है, आर स्क्वायर। यफ बराबर क्या होता है, जी यफ बराबर क्या होता है, जी यम1 यम2 अपान आर स्क्वायर। यहीं पे जी बराबर क्या हो जाता है, जी बराबर यहाँ पे क्या हो जाता है कि जी बराबर यहाँ पे हो जाता है कि यफ आर स्क्वायर अपान यम1 यम2। जी बराबर क्या हो जाता है, यफ आर स्क्वायर अपान यम1 यम2। यही क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। जी बराबर क्या होता है, यफ यम1, यहाँ पे यफ बराबर क्या होता है, जी यम1 यम2 अपान आर स्क्वायर। तो जी बराबर क्या हो जाता है, यफ आर स्क्वायर अपान यम1 यम2। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। जी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जिसमें जी का मान क्या होता है, जी का मान होता है 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्लस क्या होता है, किलोग्राम स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। ये इसी पर जी का मान, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है, 6.67 गुणे 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसी में हम लोग देखेंगे आगे क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है कि किसी वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल
को वजन कहते हैं। किसी भी वस्तु पे लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग क्या कहते हैं, वजन कहते हैं। जो कि जिसकी खोज क्या होता है, जिसकी खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। जिसकी खोज किसने की थी, हेनरी कैवेंडिश ने की थी। और इसका मान भी सर्वप्रथम क्या होता है, इन्होंने ही दिया था। इसका मान भी सर्वप्रथम इन्होंने ही ज्ञात किया था। तो पीछे हम लोग देखे थे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हम लोग देखे थे। जी बराबर क्या पढ़े थे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, एफ आर स्क्वायर अपान यम1 यम2। क्या पढ़े थे, एफ आर स्क्वायर अपान क्या होता है, यम1 यम2। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्या हो जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्योंकि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और यहाँ पे दूरी जो होता है आर, तो आर को हम लोग क्या, किससे, आर का मात्रक क्या होता है, जैसे दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, तो यहाँ पे आर क्या है, स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर अपान यम1 यम2। तो यहाँ पे भी क्या है कि द्रव्यमान क्या है, यम1 और यम2। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। जिसको हम लोग आगे लिख सकते हैं, जिसको हम लोग आगे लिख सकते हैं प्रति किलोग्राम मीटर क्यूब, प्रति किलोग्राम मीटर क्यूब प्रति क्या हो जाएगा, प्रति किलोग्राम मीटर प्रति क्या हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। जिसको हम लोग क्या केजीएस पद्धति में हम लोग लिख सकते हैं प्रति किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, प्रति किलोग्राम मीटर क्यूब प्रति सेकेंड स्क्वायर। जिसकी बीमा क्या हो जाएगी, जिसकी बीमा क्या हो जाएगी, किलोग्राम को हम किससे इंडिकेट करते हैं, यम। तो क्या हो जाएगा माइनस यम। यहाँ पे दूरी यल क्या हो जाएगा, यल का क्यू। यहाँ पे समय क्या हो जाएगा टी, तो टी का क्या हो जाएगा -2। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, यम की पावर -1 यल क्यू टी की पावर -2। क्या हो जाएगा, टी की पावर -2। इस प्रकार सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी बराबर क्या होता है, एफ आर स्क्वायर यम1 यम2। जिसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। या क्या होता है, प्रति किलोग्राम मीटर क्यूब प्रति सेकेंड स्क्वायर। जिसकी बीमा क्या होती है, यम पे -1 यल क्यू टी पे माइनस क्या होता है 2 होता है। जिसका मान हम लोग पढ़े थे, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान का हम लोग पढ़े थे क्या होता है, 6.67 गुणे 10 की पावर -11। क्या पढ़े थे, 6.67 गुणे 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दिया हुआ है कि दो अलग अलग वस्तु के द्रव्यमान को अगर 2 गुना कर दिया जाए। इसमें कह रहा है कि दो अलग अलग वस्तु के द्रव्यमान, जैसे मान लीजिए क्या है कि कोई वस्तु है जिसका 2 अलग अलग द्रव्यमान है, जैसे यम1 क्या है और यम2 है, 2 अलग अलग द्रव्यमान को इसमें कह रहा है कि दूना कर दिया जाए। यानी दोनों द्रव्यमान का क्या कर दिया जाए, दूना कर दिया जाए। यानी यम1 है तो ये क्या हो जाए यम2, और इसका भी क्या कर दिया जाए, दूना कर दिया जाए। और उनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी है, उनको क्या कर, उनके बीच की दूरी है उसको क्या कर दिए, आधा कर दिया जाए। यानी दूरी जो आर है उसको क्या किया जाए, आधा कर दिया जाए। तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि जैसे कि 2 अलग अलग वस्तु के द्रव्यमान जो है उनको क्या कर दिया जाए, दूना कर दिया जाए। यानी जैसे मान लीजिए पहली वस्तु का द्रव्यमान यम है तो उसको क्या कर दिया रहा है, उसका 2 गुना, यानी 2m कर दिया जा रहा है। और दूसरी जो वस्तु है उसके द्रव्यमान को भी क्या कर दिया रहा है, 2m कर दिया जा रहा है। और इनके बीच जो लगने वाला बल है उसको हम लोग क्या करते हैं कि आधा कर दे रहे हैं। जैसे यदि इनके बीच अगर लगने वाला बल है आर है तो बल को क्या कर दिया रहा है, आधा कर दिया जा रहा है। तो पूछ रहा है कि लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा। तो जो इसमें बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। तो बल यफ बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, यफ बराबर हम लोग पढ़े थे जी यम1 यम2 अपान हम लोग क्या पढ़े थे, आर स्क्वायर। बल जी बराबर क्या होता है, यम1 यम2 क्या होता है कि जी यफ बराबर क्या होता है, जी यम1 यम2 अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग देख लेंगे जी का मान क्या हो जाएगा, जी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पे यम क्या हो जाएगा, यम का मान कितना हो जाएगा, यम1 का मान कितना हो जाएगा 2m1, कितना हो जाएगा 2m1, और गुणे
यहाँ पे यम टू का मान भी क्या हो जाएगा, 2m2 अपान क्या हो जाएगा, आर का मान क्या हो जाएगा, आधा। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि आर का मान क्या हो जा रहा है, आधा हो जा रहा है, यानी आर स्क्वायर अपान टू का, आर अपान टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर अपान टू का स्क्वायर। इस प्रकार क्या हो जाएगा, इस प्रकार हम लोग देख लेंगे। इस प्रकार यफ बराबर क्या हो जाएगा, यफ बराबर हो जाएगा, इस प्रकार यफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूना 4m, 4m1 और m2 अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपान 4, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपान 4। यानी यफ बराबर क्या हो जाएगा कि यफ बराबर क्या हो जाएगा, जी 4m1m2 क्या हो जाएगा, 4m1m2 आर स्क्वायर अपान 4 क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपान 4। अब यहाँ पे आर क्या हो जाता है कि यहाँ पे आर स्क्वायर अपान 4 है, तो यहाँ से 4 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, यफ बराबर क्या हो जाएगा, यानी यफ बराबर क्या हो जाएगा, यानी यफ बराबर क्या हो जाएगा, जी 4m1m2 अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो आर स्क्वायर अपान 4 है, यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपान 4 का क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा। यानी यफ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 का इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 16g m1m2 अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 यफ बराबर क्या हो जाएगा, 16g m1m2 अपान आर स्क्वायर। इस प्रकार लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना। यानी यफ बराबर क्या हो जाएगा, 16f2, यानी यफ बराबर क्या हो जाएगा, 16f2। इस प्रकार लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे एक बार दोबारा। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दो अलग अलग वस्तु के द्रव्यमान को अगर 2 गुना कर दिया जाए, जैसे क्या कि दो अलग अलग द्रव्यमान का क्या कर दिया जा रहा है, दोना कर दिया जाए, और उनके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, और इनके बीच की दूरी का क्या कर दिया जा रहा है, आधा कर दिया जाए, तो उनके बीच लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा। तो जो उनके बीच जो बल लग रहा है वो कितना गुना हो जाएगा, तो कितना गुना हो जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे यफ बराबर क्या होता है, यफ बराबर हम लोग देख लेंगे। तो यफ बराबर क्या होता है कि g m1m2 अपान आर स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे हम लोग m1 का मान क्या हो जाएगा, 2m1, और यहाँ पे m2 का भी मान क्या हो जाएगा, 2m2। फिर r का मान क्या हो जाएगा, r अपान 2 का होल स्क्वायर, r अपान 2 का होल स्क्वायर। यानी f बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे g, यहाँ पे 4m, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे 2m है और यहाँ पे 2 कितना, 4m अपान आर स्क्वायर अपान 4 कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर अपान 4। आगे हम लोग देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, f बराबर f बराबर क्या हो जाएगा, जब बराबर g4m1m2 अपान आर स्क्वायर। अब फिर यहाँ से जो r है ऊपर चला जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। अब इसे f बराबर क्या हो जाएगा, 16g m1m2 अपान आर स्क्वायर। इस प्रकार कितना गुना हो जाएगा, 16 गुना। यानी लगने वाला बल कितना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दिया हुआ है कि G और G में यहाँ पे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G और गुरुत्वाकर्षण नियतांक G में संबंध क्या होता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो क्या होता है G और कैपिटल G और गुरुत्वाकर्षण नियतांक G में क्या संबंध होता है। यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेंगे G का मान कितना होता है, जो कैपिटल G होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण, उसका मान क्या होता है 6.67 गुणे 10 की पावर -11, 10 की पावर क्या होता है -11। और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान क्या होता है 9.8, क्या होता है 9.8, जिसको सुविधा के लिए हम लोग क्या 10 मीटर प्रति सेकेंड भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सुविधा के लिए 10 मीटर प्रति सेकेंड भी लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ध्यान देंगे। तो आगे हम लोग इसी में देखेंगे, आगे इसमें कह रहा है कि G और क्या कैपिटल G और स्मॉल g में संबंध। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m हो और त्रिज्या r हो, यदि किसी, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है उसका द्रव्यमान क्या है m है और त्रिज्या क्या है r है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है m है और त्रिज्या r है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण G बराबर क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण G बराबर क्या होता है, gm
सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी बराबर क्या होता है, जी एम अपान आर स्क्वायर। क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जी बराबर क्या होता है, जी एम अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, यम है, और त्रिज्या आर है, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी बराबर क्या होता है, जी एम अपान आर स्क्वायर। आगे हम लोग देखेंगे कि महत्वपूर्ण तथ्य है कि निर्वात में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर दोनों एक साथ गिरेगी। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए निर्वात मतलब कि ऐसी जगह जहाँ पे क्या हो कि एयर ना हो, वायु ना हो, निर्वात हो, तो वहाँ पे जब भी हम किसी दो वस्तु को जिसका द्रव्यमान अलग अलग हो, कोई वस्तु हल्की और भारी हो, तो जब हम लोग किसी ऊंचाई से निर्वात में किसी वस्तु को गिराते हैं तो क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि किसी भी प्रकार की वायु का क्या होता है, बाधा नहीं होती है, वायु उसमें क्या होता है, अवरोधक का कार्य नहीं करती है। तो जब वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है तो कोई वस्तु भारी हो या हल्की हो, दोनों वस्तु क्या होता है, समान समय पे क्या होता है कि पृथ्वी से क्या होता है, टकराती है, क्योंकि दोनों वस्तुओं पे क्या होता है कि समान गुरुत्वाकर्षण काम करता है, कि दोनों पे क्या होता है, समान गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो इस प्रकार से वस्तु भारी हो या हल्की हो, दोनों क्या होगा कि समान समय में ही क्या होगा, पृथ्वी से टकराएगी। क्योंकि निर्वात में क्या होता है कि किसी भी वस्तु का क्या होता है, निर्वात का मतलब ये होता है कि उसमें किसी प्रकार की कोई वायु ना हो। आगे हम लोग देखेंगे कि हवा में अलग अलग द्रव्यमान की वस्तु को गिराने पर भारी वाला पहले गिरेगा। तो जैसे अगर यदि हवा में है, अगर वातावरण में किसी वस्तु को हम लोग गिराते हैं तो क्या होता है कि उसमें जो उसके द्रव्यमान के कारण जो वस्तु भारी होती है वो क्या होती है कि जल्दी पृथ्वी से टकरा जाती है, और जो वस्तु हल्की होती है वो क्या होता है, उसको टकराने में क्या होता है कि समय लगती है। तो इसी में कह रहा है कि अगर अलग अलग द्रव्यमान का है और वो निर्वात नहीं है, हवा में उसको गिराना है, तो वो क्या होगा कि समान समय पे नहीं गिरेगी, बल्कि जिसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा उस पर क्या होगा कि ज़्यादा बल काम करेगा। तो इस प्रकार से वो क्या हो जाएगा कि जल्दी पृथ्वी से टकरा जाएगी, और जो हल्की वस्तु रहेगी वो क्या होगा कि जल्दी पृथ्वी से नहीं टकराएगी। इसी प्रकार यदि निर्वात में हम लोग यदि एक कागज के टुकड़े को और एक क्या करें कि एक कांच की गोली को अगर निर्वात में गिराते हैं तो दोनों क्या होगा, पृथ्वी से सेम समय पे टकराएगी। यदि इसी को हवा में गिराएंगे तो क्या होगा कि हवा में गिराएंगे तो कांच क्या होता है, भारी होता है, तो वो क्या होगा, हवा को वो क्या करेगी, चीरते हुए जल्दी से नीचे चली जाएगी, और जो कागज का टुकड़ा होगा उस पर क्या होगा, हवा अपना बल लगाएगी, जिसके कारण वो बहुत समय के बाद पृथ्वी से टकराएगी। आगे हम लोग देखेंगे गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर करता है। ये गुरुत्वाकर्षण जो होता है इसके द्वारा किया गया कार्य क्या करता है, ऊंचाई पर निर्भर करता है, कि कोई वस्तु कितनी ऊंची है, गुरुत्वाकर्षण का बल उसकी ऊंचाई पे निर्भर करता है। आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या है कि जी के मान में परिवर्तन, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है जी के मान में परिवर्तन। तो इसमें हम लोग पहला देखेंगे, केस पहला इसमें देखेंगे कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण, जैसे पृथ्वी है इसकी सतह से, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के कारण जैसे अगर ग्रह का द्रव्यमान यम है, त्रिज्या आर है, तथा ग्रह की सतह से यह ऊंचाई पे, जैसे मान लीजिए कि ये ग्रह है जिसका क्या द्रव्यमान यम है और त्रिज्या क्या है, आर है, द्रव्यमान क्या है, यम है, और त्रिज्या क्या है, आर है। सतह से यह ऊंचाई, यानी मान लीजिए पृथ्वी की सतह, इससे यह ऊंचाई, पृथ्वी की सतह से यह ऊंचाई पे द्रव्यमान क्या होता है, यम द्रव्यमान की वस्तु है। ये क्या है कि पृथ्वी की सतह से क्या है, यह ऊंचाई पे यम द्रव्यमान की कोई वस्तु है, तो यह ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो मतलब इस यच ऊंचाई पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो हम लोग पीछे पढ़े थे कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है कि ऊंचाई पे निर्भर करता है। तो जैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से मान लीजिए ये पृथ्वी है, इस पे क्या है, जिसका द्रव्यमान क्या है, यम है, और त्रिज्या क्या है, आर है, और इसकी सतह से यह ऊंचाई पे यदि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान क्या है, यम है, तो पूछ रहा है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, यानी जी बराबर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण, तो जी बराबर क्या हो जाएगा कि जी एम क्या हो जाएगा, जी बराबर क्या हो जाएगा, जी बराबर जी एम अपान आर, या क्या हो जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या क्या हो जाएगी, आर, प्लस क्या कर रहा है, यच ऊंचाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊंचाई ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, जी बराबर क्या हो जाएगा, जी एम अपान आर प्लस यच, जी बराबर क्या हो जाएगा, जी एम अपान आर प्लस यच। इस प्रकार
इस प्रकार कोई भी वस्तु यदि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे है तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, घटता है। क्योंकि यहाँ पे आर का मान बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा कि जी का मान क्या होगा, घटेगा। क्योंकि जी व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, जी व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, 1/r प्लस एच स्क्वायर। क्या हो जाएगा, जी व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, आर प्लस एच स्क्वायर। यानी जी का मान, यानी जी यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर का मान बढ़ेगा तो जी का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। तो इस प्रकार से यदि कोई भी वस्तु पृथ्वी की सतह से एच ऊंचाई पे है तो उसके गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा, घटेगा। उसके गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दिया हुआ केस 2 इसमें देखेंगे। पृथ्वी की सतह से गहराई के कारण, पृथ्वी की सतह से गहराई के कारण अगर यम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से डी गहराई तक नीचे हो जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान क्या है, यम है और त्रिज्या क्या है, आर है। जिसका द्रव्यमान क्या है, यम है और त्रिज्या, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी बराबर क्या हो जाएगा, तो जी बराबर हो जाएगा जी डैश क्या हो जाएगा, जी बराबर क्या हो जाएगा, जी डैश 1 - d/r। क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर यम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी की सतह से डी गहराई तक, जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी की सतह है, ऐसे क्या हो रहा है कि डी गहराई तक, यहाँ पे डी गहराई तक नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, यानी जी बराबर क्या हो जाएगा, जी डैश 1/d-r। क्या हो जाएगा, जी बराबर क्या हो जाएगा, जी बराबर क्या हो जाएगा, जी डैश 1 - d/r। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि पृथ्वी के अंदर भी यदि पृथ्वी के ऊपर जाएं या पृथ्वी के नीचे जाएं, क्या हो जाएगा, सतह से ऊपर जाएं या सतह के नीचे जाएं, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या हो जाता है, घटता है। क्योंकि जी बराबर यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जी बराबर क्या हो जाएगा, पृथ्वी के क्या हो जाएगा, जी का मान, जी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान भी यहाँ पे क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यहाँ पे क्या होगा, घटेगा। क्योंकि सतह पे जी का मान क्या होता है, 9.8 होता है। लेकिन सतह से नीचे जाते हैं या सतह से ऊपर जाते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ऊपर जाने पे भी गुरुत्वीय त्वरण जी का मान यहाँ पे क्या होगा, घटेगा, और नीचे जाने पे भी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है। यानी जी बराबर क्या हो जाएगा, जी डैश 1 - d/r, जहाँ डी क्या है, गहराई, आर क्या है, त्रिज्या है यहाँ पे। तो इस प्रकार जी बराबर क्या हो जाएगा, जी डैश 1 - d/r। यहाँ पे जी डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जी एम, यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, जी एम आर, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जी एम आर स्क्वायर। तो इससे अच्छा हम लोग इसके क्या लिख सकते हैं कि जी बराबर जी डैश 1 - d/r। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। पृथ्वी जो केंद्र होती है, केंद्र पे जो पृथ्वी का केंद्र होता है, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है और इसका जो केंद्र होता है, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। पृथ्वी के केंद्र पे, जैसे केंद्र पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। और सतह पे कितना होता है, 9.8 होता है। सतह पे कितना होता है, 9.8 होता है, लेकिन केंद्र पे क्या होता है, शून्य होता है। आगे हम लोग कहेंगे ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में अधिक होता है। ध्रुव जो होता है उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। जैसे मान लीजिए ये विषुवत रेखा है, ये क्या है, विषुवत रेखा है, तो इस पे गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। ध्रुवों पे क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिक होता है, अब विषुवत रेखा पे क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता है। विषुवत रेखा ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। विषुवत रेखा से यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा। जैसे यहाँ से विषुवत रेखा से जब हम लोग क्या करेंगे, ध्रुव की ओर जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा, बढ़ेगा। विषुवत रेखा से जब भी हम ध्रुव की तरफ जाएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। आगे हम लोग देखेंगे ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है। लेकिन अगर हम ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। यहाँ से जब इधर की तरफ आएंगे, ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ आएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वी की घूर्णन गति
बढ़ा देने या घटा देने से ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है, नहीं बदलता है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति, जो पृथ्वी क्या होती है कि घूर्णन करती है, यदि इसके गति को बढ़ा दें या घटा दें तो जी के मान पे क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। गुरुत्वीय त्वरण के क्या होता है, मान पे कोई बदलाव नहीं होता, उसके मान में क्या होता है, कोई चेंजिंग नहीं आती है, चाहे इसकी गति हम स्लो कर दें या तेज कर दें। आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने से विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है। जैसे पृथ्वी की घूर्णन गति, जो पृथ्वी होती है इसकी घूर्णन गति बढ़ने पे विषुवत रेखा पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है। जैसे पृथ्वी की जो गति है इसको हम लोग तेज कर दें तो जो विषुवत रेखा होती है उस पे क्या होता है कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है। लेकिन तो क्या होता है, ध्रुवों पे उसके मान पे क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। विषुवत रेखा पे होता है लेकिन ध्रुवों पे उसके मान पे क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तथा 17 गुनी से अधिक कर देने पर शून्य हो जाता है। यदि इसकी गति क्या होती है कि जो इसकी जो घूर्णन गति है, जो नॉर्मल गति है, यदि उसको 17 गुना बढ़ा दिया जाए, यदि पृथ्वी के घूर्णन गति को 17 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसका मान क्या हो जाएगा, उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यदि पृथ्वी की गति को 17 गुना बढ़ा दिया जाए, इसकी घूर्णन गति को 17 गुना बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाए, पृथ्वी के तो क्या हो जाएगा, इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, विषुवत रेखा पे शून्य हो जाएगा। लेकिन ध्रुवों पे उसके मान पे क्या होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे हम लोग देखें पृथ्वी की घूर्णन गति कम करने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन गति कम करने, यदि इसकी घूर्णन गति क्या हो जाएगी कि कम कर देंगे, यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को कम कर देते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये विषुवत रेखा पे गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। यदि पृथ्वी की घूर्णन गति को हम कम कर दें तो विषुवत रेखा पे इसका मान क्या हो जाता है कि बढ़ जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसी में दिया हुआ है कि पृथ्वी की घूर्णन गति रोक देने पर ध्रुव और विषुवत रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान हो जाएगा। यदि जो पृथ्वी है इसकी गति को हम लोग रोक दें, पृथ्वी की घूर्णन गति को रोक दिया जाए तो ध्रुव और विषुवत रेखा दोनों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। यदि पृथ्वी की गति रोक दी जाए तो दोनों पर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य ऊंचाई पर निर्भर करता है। तो इसको तो हम लोग पढ़े थे कि गुरुत्वाकर्षण जो होता है इस पर किया गया कार्य क्या करता है, ऊंचाई पे निर्भर करता है। ऊंचाई बढ़ने पे क्या होता है कि गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में क्या होता है, कमी आती है, और नीचे गहराई में जाने पे भी गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में क्या होता है, कमी आती है। तो इस प्रकार गुरुत्वाकर्षण के द्वारा किया गया कार्य क्या करता है, ऊंचाई पर निर्भर करता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ आगे हम लोग देखेंगे। इसमें दिया हुआ कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पर 600 न्यूटन है, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है उसका भार पृथ्वी के सतह कितना है, 600 न्यूटन है, यानी उसका भार W बराबर पृथ्वी के सतह कितना है, 600 न्यूटन है। तो चंद्रमा की सतह पर उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि चंद्रमा की सतह पे उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो W जो होता है, जो भार होता है, भार बराबर क्या होता है, W बराबर होता है m इंटू क्या होता है g। W जो भार बराबर क्या होता है कि कोई भी वस्तु जो होती है, जो भार क्या होता है कि उसके गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है। जो वस्तु का द्रव्यमान होता है वो क्या करता है, गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है। यानी W बराबर क्या होता है, m इंटू जी, यानी m इंटू जी बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू जी बराबर क्या हो जाएगा, 600। m इंटू जी बराबर क्या होगा, 600। यहाँ पे देख लेंगे कि W बराबर 600 न्यूटन एक प्रकार से क्या होता है, भार एक प्रकार से बल होता है। जैसे मान लीजिए भार क्या होता है, भार क्या होता है, एक प्रकार से बल होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है अगर हम किसी सतह पे रखें तो वो क्या करता है, एक प्रकार से क्या करता है, बल आरोपित करती है। यानी यहाँ पे W पे रख पे हो जाएगा m इंटू जी, क्योंकि कोई भी वस्तु होती है उसको क्या करती है कि पृथ्वी की सतह तक लाने के लिए उस पर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो इस प्रकार W बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू जी। इस प्रकार mg बराबर क्या हो जाएगा, 600। जी का मान क्या होता है, 10 या 9.8। तो यहाँ कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग जी का मान क्या मान लेंगे, 10, यानी m बराबर क्या हो जाएगा, 600 अपान 10। m बराबर क्या हो जाएगा, 600 अपान 10। जीरो से जीरो क्या करेंगे, काट देंगे, यानी m बराबर कितना हो जाएगा, 60 किलोग्राम। m बराबर कितना हो जाएगा, 60 किलोग्राम।
यम बराबर कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम। यहाँ पे न्यूटन नहीं रहेगा, ग्राम रहेगा। कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम। इस प्रकार यम बराबर कितना हो जाएगा 60 किलोग्राम। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया हो कि अगर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के सतह पे 60 न्यूटन है तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है कि उसका भार यानी डब्लू बराबर पृथ्वी पे कितना है 60 न्यूटन, पृथ्वी पे कितना है 60 न्यूटन है, और कह रहा है कि उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा। तो इसमें भी यहाँ पे क्या हो जाएगा यम जी बराबर क्या हो जाएगा, यम जी बराबर क्या हो जाएगा 60, यम जी बराबर क्या हो जाएगा 60। तो यहाँ पे फिर हम लोग यहीं पे आगे देख लेंगे यम बराबर क्या हो जाएगा, जी का मान क्या होता है 10, अब बराबर क्या हो जाएगा 60, जीरो से जीरो काट देंगे यानी यम बराबर क्या हो जाएगा 6। तो कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 6 किलोग्राम, क्या हो जाएगा 6 किलोग्राम। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसी प्रकार का क्वेश्चन, यदि चंद्रमा पर यदि किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है, चंद्रमा पे यदि किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा। जैसे चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार 600 न्यूटन है, जैसे चंद्रमा पे किसी वस्तु का भार क्या है 600 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा। चंद्रमा पे यानी डब्लू बराबर कितना है 600 न्यूटन, डब्लू बराबर कितना है 600 न्यूटन, यानी उसका तो हम लोग द्रव्यमान देख लेंगे क्या हो जाएगा यम जी बराबर कितना हो जाएगा 600, यम जी बराबर क्या हो जाएगा 600। और जो पृथ्वी, तो यम जी बराबर क्या हो जाएगा 600। जो पृथ्वी पे जो कोई वस्तु होती है तो उस पे क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है जी काम करता है, लेकिन पृथ्वी पे जब कोई वस्तु होती है तो उसका गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का क्या हो जाता है 1/6 क्या हो जाता है 1/6 गुना हो जाता है। तो इस प्रकार यम बराबर, इस प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार क्या हो जाएगा यम जी अपान 6 बराबर क्या हो जाएगा, यम जी अपान 6 बराबर क्या हो जाएगा 600। यानी यम बराबर क्या हो जाएगा, यम जी बराबर क्या हो जाएगा 6×3=18, क्या हो जाएगा 18, 6×3=18। तो इस प्रकार यम जी बराबर क्या हो जाएगा 18 न्यूटन। तो इस प्रकार यम जी बराबर कितना हो जाएगा, तो इस प्रकार पृथ्वी पर उस वस्तु का भार कितना हो जाएगा 600 न्यूटन, क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। इस प्रकार यम जी बराबर पृथ्वी पे कितना हो जाएगा 600। जैसे कोई भी वस्तु यदि चंद्रमा पे क्या है कि यदि कोई वस्तु का भार चंद्रमा पे अगर 10 न्यूटन है तो जब चंद्रमा पे क्या होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है मान 6 क्या होता है कि g/6 होता है, गुरुत्वीय त्वरण के मान का क्या होता है कि 1/6 होता है। तो इस प्रकार से यदि कोई वस्तु चंद्रमा पे 600 न्यूटन की है तो पृथ्वी पे वही वस्तु कितनी हो जाएगी 1800 न्यूटन। जैसे अगर उस पर चंद्रमा पे 600 न्यूटन का बल काम कर रहा है तो पृथ्वी पे उसी वस्तु पे क्या करेगा 1800 न्यूटन का बल कार्य करेगा। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दिया हुआ है पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है कि पलायन वेग वह वेग होता है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु क्या होता है वापस लौट कर नहीं आती है। तो पलायन वेग क्या होता है कि पलायन वेग वह वेग होता है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर क्या होता है कि वह वस्तु वापस लौट कर नहीं आती है। अगर किसी वस्तु का यदि किसी ग्रह का द्रव्यमान यम है और त्रिज्या आर हो तो ग्रह का पलायन वेग क्या हो जाता है कि पलायन वेग, ग्रह का पलायन वेग, तो पलायन वेग उसका क्या हो जाता है कि जैसे पलायन वेग का मान फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। जैसे पलायन वेग जो होता है कि पलायन वेग क्या होता है कि फेंके जाने वाली वस्तु के द्रव्यमान पे क्या करता है उसका मान निर्भर नहीं करता है, और न ही प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करता है। क्या करता है कि न ही प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करता है, न ही क्या करता है बल पे निर्भर करता है। आगे हम लोग देखेंगे इसी में, यानी पलायन वेग बराबर क्या हो जाता है v बराबर क्या हो जाता है ve बराबर क्या हो जाता है √2gm, क्या हो जाता है ve बराबर √gm बराबर क्या हो जाता है r हो जाता है। इस प्रकार इसको मान लेंगे समीकरण नंबर क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो इसी प्रकार g बराबर क्या होता है, g बराबर होता है gm, g बराबर क्या होता है gm अपान r स्क्वायर, g बराबर क्या होता है gm अपान r स्क्वायर। तो जैसे तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा g बराबर क्या हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा g बराबर क्या हो जाएगा gr स्क्वायर, क्या हो जाएगा gr स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा यम, क्या हो जाएगा g बराबर क्या हो जाएगा gr स्क्वायर यम। अब इसी g का मान
इसी g का मान जब समीकरण एक में रखेंगे, जब इसी g का मान समीकरण एक में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, जब g का मान समीकरण एक में रखेंगे तो g बराबर जब समीकरण एक में रखेंगे समीकरण g का मान, तो वी ई बराबर क्या हो जाएगा, वी ई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू जी एम अपान आर, क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू जी एम अपान आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू जी आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, टू जी आर स्क्वायर अपान यम, क्या हो जाएगा, टू जी आर स्क्वायर अपान यम इंटू यम अपान क्या हो जाएगा, आर। इस प्रकार वी ई बराबर क्या हो जाएगा, वी ई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू जी आर, यानी वी ई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू जी आर। यहाँ से क्या हो जाएगा, यम सी एम क्या हो जाएगा, यहाँ पे यम सी एम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ से आर से क्या हो जाएगा, एक आर, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इस प्रकार वी ई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू जी आर, आर बराबर क्या हो जाएगा, वी ई बराबर अंडर रूट टू जी आर। यही क्या हो जाता है, यही क्या हो जाता है, पलायन वेग, यानी पलायन वेग क्या हो जाता है, पलायन वेग, पलायन वेग, पलायन वेग क्या हो जाता है, वी ई बराबर अंडर रूट टू जी आर। तो हमें क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि हमें सिर्फ इससे हम लोगों को यहाँ पे क्या होता है कि हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम तो हमें देना नहीं है, हमें सिर्फ पलायन वेग चाहिए। तो यहाँ पलायन वेग वी बराबर हम लोग देख लेंगे अंडर रूट टू जी, क्या हो जाता है, अंडर रूट टू जी एम अपान आर। यहाँ पे क्या होता है, अंडर रूट टू जी अपान, यहाँ पे वी ई बराबर क्या होता है, अंडर रूट टू जी एम अपान आर। तो इसी प्रकार यहाँ पे जी बराबर क्या हो जाएगा, इसी प्रकार, तो इसी प्रकार यहाँ पे g बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी ई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू जी आर, यानी वी ई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू जी आर। ये भी क्या होता है, पलायन वेग होता है, ये क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण के रूप में पलायन वेग होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और त्रिज्या आर के रूप में यहाँ क्या होता है, पलायन वेग होता है। तो यानी यहाँ पे यदि क्या हुआ था कि किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया हो, त्रिज्या दी हुई हो, तो यहाँ पे यदि किसी वस्तु का पलायन वेग निकालना है तो v बराबर क्या होता है, अंडर रूट टू जी एम अपान आर। और यहाँ पे क्या होता है कि यदि किसी वस्तु के क्या हुआ कि त्रिज्या सिर्फ दी हुई हो और उसका पलायन वेग पूछे तो वी ई बराबर क्या है, अंडर रूट टू जी आर, क्या होता है, अंडर रूट टू जी आर। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें हम लोग देखेंगे पृथ्वी पर पलायन वेग का मान क्या होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान क्या होता है कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। जैसे पृथ्वी जो होती है इस पर पलायन वेग का मान क्या होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान क्या होता है, 2.35 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। जैसे पृथ्वी से किसी वस्तु को फेंकना है, पृथ्वी के क्या होता है कि पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर, तो हमें क्या करना कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकना पड़ेगा। लेकिन तो चंद्रमा पर किसी वस्तु को पलायन करना है, फेंकना है, तो उसको क्या करेंगे, 2.35 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकना पड़ेगा। सूर्य पर पलायन वेग 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य पर पलायन वेग क्या होता है, 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे हम लोग देखेंगे इसी में कि चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझ बांधकर उतरते हैं, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर पलायन वेग का मान क्या होता है, कम होता है। जैसे कोई भी यात्री जब चंद्रमा पर जाता है तो अपने पीठ पे क्या करता है कि एक भारी बक्सा भारी क्या करता है, बैग लेकर जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी होती है उस पर पलायन वेग क्या होता है, बहुत कम होता है, 2.35 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और पृथ्वी पे क्या होता है, पृथ्वी पर पलायन वेग क्या होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से अपने बैलेंस को क्या कहते हैं, मैनेज करने के लिए अपने पीठ पे क्या करता है, बोझ लेकर चलता है। चंद्रमा पर से देखने पर अंतरिक्ष काला दिखाई पड़ता है। चंद्रमा पर से देखने पर अंतरिक्ष क्या होता है, जैसे हम लोग पृथ्वी पे से अंतरिक्ष को देखते हैं तो क्या होता है, नीला दिखाई देता है, लेकिन चंद्रमा पर से अंतरिक्ष को देखने पे क्या करते हैं, देखने पे क्या होता है, काला दिखाई देता है, क्योंकि चंद्रमा पे क्या है कि वातावरण नहीं है। चंद्रमा पे क्या है कि वातावरण नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे कक्षीय वेग क्या होता है। कक्षीय वेग हम लोग देखेंगे, कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर किसी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कक्षीय वेग कहते हैं। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर
किसी कक्षा में जिस वेग से चक्कर लगाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कक्षीय वेग कहते हैं। यानी कक्षीय वेग वी ई बराबर क्या होता है, कक्षीय वेग वी जीरो बराबर होता है अंडर रूट जी एम अपान, क्या होता है, अंडर रूट जी एम अपान आर। कक्षीय वेग वी जीरो बराबर क्या होता है, अंडर रूट जी एम अपान आर। यानी वी, और क्या होता है, वी जीरो बराबर क्या होता है, अंडर रूट जी अपान आर। वी जीरो बराबर क्या होता है, अंडर रूट जी अपान आर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जैसे हमें तो क्या करना है कि हमें तो हाई स्कूल और इंटर का एग्जाम तो देना नहीं है कि इसका हम लोग डेरिवेशन करें, तो हमें अपनी सुविधाओं के लिए हम लोग देख लेंगे कि जैसे कि अगर किसी वस्तु का क्या होता है कि गुरुत्वीय क्या होगा कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यम दिया हुआ हो और त्रिज्या आर दी हो, तो यहाँ पे अगर यदि उसका कक्षीय वेग पूछे तो वी जीरो बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी यम अपान क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं दिया हुआ, सिर्फ त्रिज्या दी हो और कक्षीय वेग पूछे तो वी जीरो बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी आर। क्या हो जाएगा, वी जीरो बराबर अंडर रूट जी आर। अब यहाँ पे इसका डेरिवेशन करना रहेगा, तो यहाँ पे जी का मान हम लोग रखेंगे, फिर जी का मान रखेंगे, फिर उसके बाद आगे इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको क्या करेंगे, काटेंगे, तो कि क्या आएगा, वी जीरो बराबर अंडर क्या आ जाएगा, अंडर रूट जी आर। आगे हम लोग देखेंगे, आगे यहाँ पे पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात क्या होता है, पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात क्या होता है। तो पलायन वेग वी ई बराबर हम लोग पढ़े थे, वी ई बराबर क्या होता है, अंडर रूट टू जी आर। पलायन वेग हम लोग वी ई बराबर क्या पढ़े थे, अंडर रूट टू जी आर। और यहाँ पे कक्षीय वेग वी जीरो बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, कक्षीय वेग अंडर वी जीरो बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, अंडर रूट जी और आर। हम लोग क्या पढ़े थे, अंडर रूट जी और आर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे पूछ रहा है कि पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे पलायन वेग वी ई अपान क्या हो जाएगा, वी जीरो बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू जी आर अपान क्या हो जाएगा, जी आर। यहाँ पे हम कक्षीय वेग अभी हम लोग देखे थे, कक्षीय वेग हम लोग क्या देखे थे कि वी जीरो बराबर क्या होता है, अंडर रूट जी आर। तो यहीं से हम लोग देख लेंगे। आगे हम लोग इसमें देखेंगे कि क्या हो जाएगा, आगे इसमें हो जाएगा कि यहाँ पे वी ई, तो यहाँ से क्या होगा कि जी आर क्या हो जाएगा, जी आर अंडर रूट जी आर, अंडर रूट जी आर से कट जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, वी ई अपान क्या हो जाएगा, वी जीरो बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू अपान वन। क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू अपान वन। इस प्रकार वी ई संबंध क्या हो जाएगा, वी जीरो बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू संबंध क्या हो जाएगा, वन। या क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू संबंध क्या हो जाएगा, वन। इस प्रकार कक्षीय वेग और क्या हो जाएगा, प्लायन वेग का अनुपात क्या हो जाएगा। इस प्रकार प्लायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात क्या हो जाएगा, वी ई संबंध वी जीरो बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू संबंध क्या हो जाएगा, आर। क्या हो जाएगा, इसका अनुपात क्या हो जाएगा, वी ई अपान वी जीरो बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें देखेंगे ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रह क्या होता है, आगे हम लोग इसमें देखेंगे ध्रुवीय उपग्रह कि वैसे उपग्रह जो पृथ्वी की नज़दीकी कक्षा में चक्कर लगाते हैं ध्रुवीय उपग्रह कहलाते हैं। वे उपग्रह जो क्या होता है कि पृथ्वी की कक्षा के क्या करता है, नज़दीक की कक्षा में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। आगे इसमें हम लोग देखेंगे ध्रुवीय उपग्रह की कक्षा वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। जो ध्रुवीय उपग्रह होता है उसका कक्षीय वेग क्या होता है, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, तथा आवर्त काल क्या होता है, 84 मिनट या क्या होता है, 5040 सेकेंड। क्या होता है, 84 मिनट या 5040 सेकेंड। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दिया हुआ ग्रहों का नियम, ग्रहों का नियम। तो इसमें दिया ग्रहों का नियम केपलर ने दिया था। ग्रहों का नियम कौन दिया था, केपलर ने दिया था। ग्रहों का नियम किसने दिया था, केपलर ने। ग्रहों के लिए केपलर ने कितने नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। ग्रहों के लिए केपलर ने कितने नियम दिए थे, 3 नियम। पहला क्या है, कक्षा का नियम। पहला क्या है, कक्षा का नियम। पहला क्या है कि जैसे कोई विग्रह क्या होता है कि एक कक्षा में क्या होता है, एक निर्धारित कक्ष में क्या करता है कि गति करता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है कि सूर्य है और यहाँ पे पृथ्वी है, तो क्या करता है कि इसके गति, इसका क्या होता है कि सूर्य की परिक्रमा करने की क्या होता है, एक कक्षा है, तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा का नियम। क्षेत्र का नियम, जैसे क्या करते हैं कि जो क्या होता है, एक दूसरा इसमें दिए थे क्षेत्र का नियम। क्षेत्र का नियम होता है कि जो ये क्या करता है कि कोई भी वस्तु किसी
किसी वस्तु की परिक्रमा करती है तो क्या करती है, एक निर्धारित क्षेत्र क्या करती है कि एक निर्धारित क्षेत्र को क्या करती है, कवर करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्र का नियम। परिक्रमण का नियम, परिक्रमण का नियम भी क्या होता है कि जैसे किसी वस्तु के क्या होता है कि एक पथ पे जब कोई वस्तु क्या करती है, गति करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण का नियम कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कक्षा का नियम क्या होता है कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसका फोकस क्या होता है, सूर्य होता है, जिसका फोकस क्या होता है, सूर्य होता है। जैसे एक बिंदु को निर्धारित करके जब कोई वस्तु क्या करती है कि उसके चारों तरफ क्या करती है कि परिक्रमा करती है, दीर्घ वृत्ताकार में क्या करती है, परिक्रमा करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कक्षा का नियम। और जिसका फोकस क्या होता है, केंद्र होता है, सूर्य, जिसका जैसे क्या करती है कि सूर्य के चारों तरफ कक्षा चक्कर लगाती है, तो उसका फोकस क्या होता है, सूर्य की तरफ होता है। आगे हम लोग इसी में देखेंगे कोई भी ग्रह अगर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वो क्या करता है, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करता है। कोई भी ग्रह क्या करता है कि सूर्य के चारों तरफ क्या करता है कि चक्कर लगाता है। जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, तो उसका क्या होता है, समय क्या होता है, समय निर्धारित होता है, समय क्या होता है, निर्धारित होता है, और उस समय में उतना ही क्षेत्रफल क्या करती है, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्र का नियम। आगे हम लोग देखें परिक्रमण काल का नियम। परिक्रमण काल का नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार परिक्रमण काल टी का वर्ग सूर्य के माध्य दूरी आर की क्या होता है कि घन का समानुपाती होता है। क्या होता है कि यहाँ इस परिक्रमण जो होता है, परिक्रमण इस नियम के अनुसार जो इसका परिक्रमण काल टी होता है वर्ग सूर्य के माध्य दूरी के क्या होता है, घन का समानुपाती होता है। क्या होता है, घन का क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी क्या होता है कि टी क्या होता है, टी समानुपाती क्या होता है, आर क्यूब। क्या होता है, टी समानुपाती क्या होता है, आर क्यूब। यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका क्या होता है, परिक्रमण काल का वर्ग सूर्य के माध्य दूरी के क्या होता है, घन का समानुपाती होता है। यानी टी समानुपाती, टी स्क्वायर समानुपाती क्या होता है, आर क्यूब। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दिया हुआ है द्रव्यमान। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे इसमें दिया हुआ है द्रव्यमान, ये द्रव्यमान केंद्र। यहाँ पे क्या होगा, द्रव्यमान केंद्र। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान के वह केंद्र जहाँ पर कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में रहता है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए इसका आकार कुछ भी हो, जैसे मान लीजिए इस प्रकार से कोई वस्तु है, इस प्रकार टेढ़े मेढ़े कोई वस्तु है, इस प्रकार से कोई वस्तु है, इस प्रकार से भी कोई वस्तु है, तो इस जो वस्तु क्या होती है कि एक बिंदु पे क्या होती है, संतुलित होती है। जैसे मान लीजिए किसी भी वस्तु को हम रखते हैं, जैसे पृथ्वी पे रखते हैं, तो क्या होता है कि एक निश्चित क्या होता है कि एक निश्चित बिंदु पे जाके क्या होती है, वस्तु ठहरती है, तो उसी के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। उसी के केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह केंद्र जहाँ पर कोई वस्तु संतुलन की अवस्था में रहता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र कहा जाता है। द्रव्यमान केंद्र पर वस्तु के अंदर भी हो सकता है और क्या होता है, वस्तु के बाहर भी हो सकता है। जैसे द्रव्यमान केंद्र क्या होता है कि वस्तु यदि निर्धारित आकार की हो तो उसका केंद्र क्या होता है कि अंदर हो सकता है, लेकिन अनिश्चित आकार की हो तो उसका वस्तु क्या होता है कि उसके बैलेंस पे निर्भर करता है कि किस साइड उसका बैलेंस ज़्यादा है, किस साइड वस्तु जाकर ठहरती है, तो उस पर क्या करता है कि उसका केंद्र क्या होता है, अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कोई किसी भी स्थान पे क्या होता है कि, तो यहाँ पे करेंगे द्रव्यमान के वस्तु के अंदर भी हो सकता है, वस्तु के बाहर भी हो सकता है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे इसमें दिया हुआ है कि बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है कि बल वह राशि जो किसी वस्तु को घूर्णन गति क्या करता है, घूर्णन गति देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, उसको जो घूर्णन गति देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से घिरनी में क्या करते हैं कि इस प्रकार से जैसे घिरनी होती है, तो घिरनी में इस प्रकार से घिरनी लगी रहती है, तो इसको जो क्या करता है कि जैसे इसको क्या करता है कि इस प्रकार से एक बल लगता है जिसके कारण ये क्या करती है, घूमती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रकार से इसको हम लोग कहते हैं कि जैसे एक केंद्र बिंदु मान के यदि कोई वस्तु उसकी क्या करती है, चारों तरफ घूमती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। जो इसमें बल लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण वह भौतिक राशि है जो किसी वस्तु को वृत्तीय गति में क्या करती है, ला देती है। बल आघूर्ण क्या होता है कि वह भौतिक राशि होती है जो किसी वस्तु को क्या करती है कि वृत्तीय गति में ला देती है। जैसे
वही हम कहें ना कि जैसे बल आघूर्ण का मतलब होता है कि एक केंद्र मानकर उसके क्या करता है, चारों तरफ कोई वस्तु क्या करती है कि घूमती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। वह भौतिक राशि जो किसी वस्तु को रेखीय गति में ला दे उसे हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। जैसे बल का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई भी वस्तु, अगर किसी वस्तु पे हम लोग क्या करते हैं कि बल लगाते हैं, यदि उसे रेखीय गति प्राप्त हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बल कहते हैं। लेकिन यहीं पे यदि घूर्णन गति प्राप्त हो जाए, वृत्तीय गति प्राप्त हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है, बल आघूर्ण बराबर होता है, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे क्या होता है, दूरी। बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी, यानी टाउ बराबर क्या होता है, एफ इंटू आर। टाउ बराबर क्या होता है, एफ इंटू आर। टाउ बराबर क्या होता है, एफ इंटू आर। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है कि बल गुणे दूरी, यानी टाउ बराबर एफ इंटू क्या होता है, आर। तो टाउ बराबर क्या, तो आज ये तो आज क्लास यहीं तक, और कल की क्लास में हम लोग इस चैप्टर का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।